नमस्कार, लाख की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टकी की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के मिशन अवध की। आज उन्होंने लखनऊ से लेकर अयोध्या तक रोड शो किया, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही बात होगी लखनऊ में विवेकानंद की जयंती पर। सीएम योगी ने कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। विवेकानंद ने विदेशों तक सनातन के गौरव को बढ़ाया। और साथ ही बात होगी भगवान राम पर। सियासी घमासान जारी है। एसपी सांसद के भगवान राम और पीडीए को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और फिर बात करेंगे कि जेएमयू में लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से आरोप डॉक्टर का कनेक्शन सामने आया है। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के रोड शो के दौरान उनके लखनऊ से अयोध्या जाते वक्त जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में उनका अयोध्या का ये पहला दौरा था, जिसमें कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह दिखा। अवध प्रांत में यूपी विधानसभा की 82 सीटें हैं, जिन पर कब्जे की लड़ाई है। हालांकि पंकज चौधरी दावा कर रहे हैं कि इन सभी सीटों पर बीजेपी पक्ष को क्लीन स्वीप करेगी और 2027 में जीत की हैट्रिक लगाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ से अयोध्या तक रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत गर्म जोशी से उन्होंने मेरा स्वागत किया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला अवध क्षेत्र का दौरा रहा। अयोध्या पहुंचते ही जिले की सीमा पर रुदौली विधानसभा में बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हमारे बीच में भाई विनय यादव प्रधान जी दोस्त ग्रामपुर आपका आगमन हुआ है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने अयोध्या में पंकज चौधरी का स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। स्वागत के दौरान बुलडोजर तक खड़े किए गए और बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए। अयोध्या के शहादतगंज पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और कृषि एवं प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पंकज चौधरी का स्वागत किया। और बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और उन्होंने उनका स्वागत अभिनंदन किया। तोरण द्वार बनाए, बंधन द्वार बनाए और हर जगहों पर मुझे लगता है कि लगभग 100 से ज्यादा स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। रोड शो के दौरान बाराबंकी पहुंचने पर रामसनेहा घाट में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पंकज चौधरी का स्वागत किया। बाराबंकी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां धर्म के नाम पर भ्रम फैलाती हैं। 2027 के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। और हमारे सामने अब कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव है। 2027 का चुनाव है। जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो तथाकथित लोग हैं जो भ्रम फैला करके राजनीति करते हैं, उस भ्रम को हमारे कार्यकर्ता ही दबाने का काम करेंगे। लखनऊ से पंकज चौधरी ने अपना रोड शो शुरू किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी अवध की 82 सीटें जीतेगी और 2027 में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। अवध में 82 सीटें हैं और अवध हम लोग पहले से भी जीतते रहे हैं और मुझे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो हमारा केंद्र सरकार का काम, उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पंकज चौधरी पर फूलों की बारिश की। ढोल नगाड़ों के साथ से उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
अयोध्या में पंकज चौधरी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। आज अयोध्या दौरे पर रहे पंकज चौधरी का अयोध्या सीमा में प्रवेश के साथ ही भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के नेताओं ने जगह जगह विविध ढंग से स्वागत किया। कहीं पर 1 कुंटल से ज्यादा वजन की माला पहनाई गई तो कहीं पर बुलडोजर से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या पहुंचकर बीजेपी के नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर विधिवत दर्शन और पूजन किया और इसके बाद में राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस मौके पर पंकज चौधरी ने कहा कि जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है उससे कहा जा सकता है कि 2027 आए या फिर 2028 हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और सभी क्षेत्रों में मैं जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। विशेष रूप से अवध क्षेत्र में जो प्रोग्राम बना तो मैंने तय किया कि कार्यक्रम हमारा अयोध्या में होगा ताकि हम हनुमानगढ़ी का भी दर्शन कर पाएँ और रामलला जी का भी आशीर्वाद ले पाएँ। उसी कार्यक्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेकर यहाँ तक कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमें जो नियुक्त किया है उसमें हम सफल जरूर होंगे। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने मांग की है कि जो वोट कटे हैं उसका सही तौर पर निरीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर एसआईआर के बहाने वोट काटने का आरोप लगाया। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन ने पलटवार कर कहा कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। एसपी का पीडीए ध्वस्त हो चुका है। रियल पीडीए पीएम मोदी क्रिएट करते हैं। जो वोट कटे हैं उसका सही तौर पे निरीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि सही वोट कटे हैं। और दूसरी बात, जो वोट बढ़ाएंगे अब ये लोग उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि किसके वोट बढ़े हैं। और हम चाहते हैं कि जो सूचियां हैं उसको पटल पे डाला जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डाला जाए, जिससे कि इसकी सही तरीके से जांच हो पाए। तो उनकर सांसद गई ना मंदिर, अभी सब लोग अखिलेश जी भी जी हैं, सब लोग की जाएगी पड़ी। लेकिन तबो हम बता दें, ये लोग कुछ भी बोलें, 27 में योगी जी आ रहे हैं, 17 का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार बन रही है। पीडीए ध्वस्त हो चुका है। रियल पीडीए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूज्य योगी महाराज। आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। पीडीए तो रियल में प्रधानमंत्री जी क्रिएट करते हैं। भाजपा करती है कि एक 44 साल के नितिन नवीन जी को पटना से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एसआईआर के माध्यम से आप वोट काट रहे हो। एसआईआर में 2 करोड़ 70 लाख वोट कटा। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2.5 करोड़ लोगों को नोटिस जा रहा है। तो फिर ये आपकी नाकामी है या कामयाबी है? बताइए। इसके अंदर खेल होगा, फॉर्म 6 में भी खेल होगा। मैं सबसे इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि फॉर्म 6 अपने सब जमा कराइए और जरूरत हो तो फॉर्म 7 में जमा कराइए। चंदौली में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अखिलेश तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। साथ ही भगवान राम को लेकर भी बयान दिया, जिसके बाद में बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चंदौली में एसपी सांसद बीरेन्द्र सिंह ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिराथू में केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर एसपी के पीडीए को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश और एसपी रामद्रोही हैं, इसलिए अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। द्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए।
ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम के विचारों को समाजवादी बताया और कहा कि बीजेपी के जैसे लोगों ने ही श्री राम से चुगली कर उनसे गलतियां कराई। कॉलोनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है नहीं तो है क्या? इनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया, यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। मंत्री संजय निषाद ने पलटवार कर एसपी पर कहा कि एसपी जितना राम और धर्म के खिलाफ बोलेगी उतना राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक सामने आएगा। जितना भी धर्म पर बोलेगी समाजवादी पार्टी और राम पर बोलेगी उतने वो उनकी गोली चलाने का, और राम मंदिर के समय जो कारसेवक थे उनके ऊपर जो कलंक उजागर होगा। और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राम राज्य उस समय तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए ये था कि सभी को बिना भेदभाव के वो राज था। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच अक्सर बयानबाजी होती रहती है। ऐसे में भगवान राम पर एसपी सांसद के बयान के बाद एक बार फिर पीडीए पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उन्नाव पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के दावे पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर मची है। 2022 के बाद में कई विधायक चले गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2047 तक सत्ता में आने वाली नहीं है। 2027 में बीजेपी फिर जीतेगी और अखिलेश को फिर से सफाई लौटना पड़ेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे, लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहां कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच यूपीएसटीएफ से कराए जाने की सिफारिश की है, जिसके लिए केजीएमयू शासन और सरकार को अनुरोध भेजेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी भवेश कुमार ने भी एसटीएफ जांच का समर्थन किया। विशाखा कमेटी की सिफारिश पर आरोपी डॉक्टर रमीज को अगले 4-5 दिनों में कॉलेज से बर्खास्त किया जाएगा। पीड़िता की मानसिक स्थिति अब बेहतर है और उसे 20 दिन की कूलिंग पीरियड छुट्टी दी गई है। केजीएमयू लव जिहाद केस में सूत्रों के मुताबिक बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है और डॉक्टर रमीज मलिक का पीएफआई से संबंध भी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से संपर्क में था। एसपी के शासनकाल में केजीएमयू जिम में मददगार बना। केजीएमयू में कई बार मौलानाओं ने तकरीरें भी की। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है, आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है। इतना ही नहीं, उसके संबंध पीएफआई से भी हैं। फरारी के दौरान भी वो पीएफआई से संपर्क कर कानूनी मदद मांग रहा था, लेकिन यूपी में सख्ती की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से अच्छे संबंध हैं। उन्हें 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रमीज ने बताया कि पीएफआई के पदाधिकारी केजीएमयू में उससे कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। केजीएमसी में डॉक्टर रमीज रहते हुए बाकायदा दिल्ली बम ब्लास्ट की जो आरोपी है डॉक्टर शाहीन,
उसके संपर्क में था। यानी कि केजीएमयू का डॉक्टर रमीज संपर्क में था दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के। यही नहीं, पीएफआई के भी वो संपर्क में था। पीएफआई ने बाकायदा उसको सम्मानित किया था। यानी कि पीएफआई से भी उसके संबंध डॉक्टर रमीज के थे। अब पुलिस डॉक्टर रमीज के पुराने मोबाइल का डाटा रिकवर कर रही है, जिससे उसके पीएफआई के संबंधों का पूरा सच सामने आएगा। ये भी बात निकलकर आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन सईद से भी आरोपी डॉक्टर संपर्क में था। अब एटीएस ने भी डॉक्टर रमीज की जानकारी मांगी है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि सपा शासन काल में केजीएमयू के जिम को इबादतगाह बनाया गया था, जहां कई बार मौलानाओं ने भी तकरीरें की थी। इस मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही की बात सामने आ रही है। इस मामले में एटीएस की भी एंट्री हो गई है। एटीएस ने लखनऊ पुलिस से डॉक्टर रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण केस की पूरी जानकारी मांगी है। अब जांच एजेंसियां, पुलिस टीम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये जो नेटवर्क है केजीएमसी में चल रहा था, लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और आतंकियों से, जो संदिग्ध आतंकियों से रिश्तों का, संबंधों का, वो आखिर कहां कहां तक फैला हुआ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। लखनऊ में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में भी सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और तकनीक को बढ़ावा देकर यूपी को एआई और हेल्थ टेक का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर लखनऊ में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अब कोई सिफारिश नहीं चलती है। युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। लखनऊ में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने 2 दिवसीय यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि सरकार यूपी में स्वास्थ्य और तकनीक में समन्वय को बढ़ावा देकर यूपी को एआई और हेल्थ टेक का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस सम्मेलन का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर और समयबद्ध इलाज पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी के सोमनाथ संकल्प के बाद से 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ मंदिर को लेकर लोग गूगल में खूब सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार पिछले 20 सालों में पहली बार सोमनाथ मंदिर पर इतनी ज्यादा सर्च हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये पीएम नरेंद्र मोदी के प्रभाव को दिखाता है, जिन्होंने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊर्जा दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 10 और 11 जनवरी को सोमनाथ में दर्शन किए, सोमनाथ शौर्य यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने जान की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायसीना हिल के पास में नया ऑफिस लगभग तैयार हो चुका है। फिनिशिंग का काम अब पूरा कर लिया जा रहा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसी महीने के आखिरी में नए ऑफिस में काम करना शुरू कर देंगे। इस जगह का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। इस जगह पर 3 बिल्डिंग है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री का ऑफिस है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटरीट है और सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और रणसिंह अजीत डोभाल का ऑफिस है। देखिए रिपोर्ट। भारत की सत्ता का केंद्र बदल रहा है। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बना नया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ अब पूरी तरह तैयार है। साल 2026 के इस पहले महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नई इमारत है या भारत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव? नए पीएमओ की खासियतें, इनकी जरूरत और शिफ्टिंग के बाद क्या क्या बदलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। अब तक पीएमओ ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से काम कर रहा था, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया। समय के साथ बढ़ती जरूरतों, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और आधुनिक तकनीक के लिए ये इमारत छोटी पड़ने लगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत ऐसे एग्जीक्यूटिव कॉन्क्लेव की जरूरत महसूस की गई, जहां पीएम ऑफिस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी एक साथ ही एक छत के नीचे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। सरकार का स्वरूप है, उसको बदलने का एक तरह से ठान लिया, घोषणा की। और आप देखिए जो सेंट्रल विस्टा की प्लानिंग हुई, उसके तहत मंत्रालयों के दफ्तर सब बदले गए, बन रहे हैं, बदले जा रहे हैं। इंडिया गेट का पूरा स्वरूप बदल गया। इसके साथ ही पार्लियामेंट की बिल्डिंग, संसद का जो है नया भवन तैयार हो गया, वो बदल गया। जो गृह मंत्रालय का जो पूरा कार्यालय जो नॉर्थ ब्लॉक था, वो कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गया, तो वो नया बन गया। अब प्रधानमंत्री का कार्यालय जो अभी तक साउथ ब्लॉक में चलता था, वो बदलाव की ओर है, यानी वो सेवा तीर्थ। तो नाम बदल दिया उन्होंने, उसका नाम बदल दिया। पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहलाता था, वो सेवा तीर्थ कहलाएगा। प्रधानमंत्री का निवास का जो 7 रेस कोर्स मार्ग था, उसको बदल के लोक कल्याण का मार्ग किया गया। राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया। तो करीब करीब वो 1947 के बाद जो प्रतीक थे भारत के, उनको बदलने का एक तरह से उन्होंने तय किया हुआ है। इस नए दफ्तर की खासियतें इसे दुनिया के सबसे आधुनिक सरकारी कार्यालयों में से एक बनाती हैं। अवैध सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा कई लेयर्स में है। ये इमारत लेटेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ तकनीक से लैस है। स्मार्ट वर्किंग, ये पूरी तरह से पेपरलेस और हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाला डिजिटल ऑफिस है।